गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ज्योग्राफी का जो हमने पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, आज उसमें लास्ट टॉपिक चलने लगा है। आफ्टर दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड इन ओ लेवल्स। सो द न्यू टॉपिक इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। तो स्टार्ट करने लगे हैं, ज़रा अटेंटिव हो जाएं। द रिसोर्सेज आर कंपैरेटिवली चीपर एंड हैव अ सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजी। ये जो रिसोर्सेज होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, ये आम तौर पे ज़्यादा सस्ते यानी चीपर, और इसके अंदर सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजी होती है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी इसमें इस्तेमाल नहीं होती। द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी आर बायोगैस, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो ये कुछ उसकी एग्जाम्पल हैं नॉन कन्वेंशनल की। अब वन बाय वन हम इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है बायोगैस। Biogas energy is cheapest source of the energy, and technology involved is also cheap and simple, and raw material is free of cost, that is animal dung and plant waste। तो बेटे बायोगैस जो है ये सबसे सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो इंतहाई सस्ती और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी इसमें यूज़ होती है। और रॉ मटेरियल इसके अंदर क्या चाहिए होता है जो तकरीबन फ्री है, दैट इज़ एनिमल डंग, यानी जो जानवरों का गोबर है, यानी गाय भैंसों का गोबर या घोड़े वगैरह का। आमतौर पे आपने गांव देहातों में देखा होगा, वो उसके ना इस तरह से वो बना के उसके, पता नहीं उसको पाथियाँ कहते हैं, आई थिंक सो, तो बना के दीवार के ऊपर पहले लगा के उसको खुश्क कर लेते हैं सनलाइट में, और उसके बाद फिर उसको जलाते हैं। ये गांव देहातों में ये अभी तक ये सोर्स ऑफ एनर्जी चल रहा है। इसके ज़रिए वो आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं उसके ऊपर वगैरह वगैरह, यानी हीट अपनी एनर्जी उससे पूरा करते हैं। एंड प्लांट वेस्ट, या जो प्लांट का वेस्ट है जैसे कोई लकड़ी, उसके पत्ते, उसकी शाखें, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पे इसमें यूज़ होती हैं। Biogas energy technology is initiated by China and was demonstrated in Pakistan in 1974। ये जो तरीक़ेकार है ये दरअसल चाइना ने शुरू किया था, और पाकिस्तान के अंदर इसने 1974 को इंट्रोड्यूस करवाया था चाइना ने। लेटर ऑन इन 1980 and 81 पाकिस्तान लॉन्च्ड अ नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बायोगैस एनर्जी। फिर 1980-81 में पाकिस्तान ने एक पूरा प्रोग्राम डेवलप किया था कि हम इसको अपने गाँव देहातों में और ज़्यादा लेके जाएँ। A 3-phase प्रोग्राम वॉज शेड्यूल्ड, और पाकिस्तान ने इसको 3 फेज में लेके आया था। फर्स्ट फेज में इसने फ्री किया था। ये देखें ज़रा ध्यान से, आपको बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ के कि इन द फर्स्ट फेज फ्री ऑफ कॉस्ट बायोगैस प्लांट्स वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज। कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ऑफर की थी कि जिस चीज़ को ये प्लांट चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट से ले आके, और उसकी वो टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज़ वगैरह एवरीथिंग इज़ फ्री। फिर सेकंड फेज़ आया, यानी कुछ अरसे गुजरने के बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा अब काफ़ी लोगों ने ये ले लिया हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इन द सेकंड फेज़ द बेनिफिशियरी हैज़ टू शेयर द 50% कॉस्ट ऑफ द बायोगैस प्लांट। यानी इस प्लांट को लगने में अब जितना भी पैसा लगेगा उसका 50% वो इंसान पे करेगा, और 50% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। फिर और काफ़ी लोगों ने ले लिया, काफ़ी पॉपुलर हो गया, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ये सारी की सारी जो सब्सिडी थी ये ख़त्म कर दी। यानी अब क्या हुआ कि व्हाइल इन द थर्ड फेज बेनिफिशियरी हैव टू बियर द होल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, एंड गवर्नमेंट विल ओनली प्रोवाइड द टेक्निकल हाउ नाउ। गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी खर्चा होगा अब वो उस बंदे के ज़िम्मे है जिसने भी लगाना है, हम सिर्फ टेक्निकल हाउ नाउ यानी इसको चलाने का तरीका आपको बता देंगे। इट्स कॉमन यूज़ वॉज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। गाँव देहातों में ये अभी भी कुकिंग और लाइटिंग के तौर पे ये सिस्टम यूज़ होता है। बायोगैस गेन्स पॉपुलैरिटी, द 60% पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ देयर सोर्स ऑफ द एनर्जी, एंड देयर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ मे बी अपलिफ्टेड। तो अगर ये सिस्टम अभी भी डेवलप कर जाए तो गाँव देहातों के अंदर रहने वाले 67% लोगों को अपना वहाँ पे उनका मायार ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, और उनकी इकोनॉमिक एंड एवरीथिंग यानी उनकी लाइटिंग की ज़रूरत वगैरह पूरी हो सकती है अगर ये अभी भी पॉपुलर हो जाए। जी बेटे, दूसरा सिस्टम हम पढ़ने लगे हैं सोलर एनर्जी, जो कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन अगेन अब इसको फिर डिस्करेज किया जा रहा है। ये जो सोलर प्लेट्स वगैरह ऊपर लगी होती हैं, तो हम पढ़ने लगे हैं दी एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सोलर पावर इज मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ। तो ज़मीन के ऊपर जो सूरज से तवानाई है ये एक मेन सोर्स है, यानी बहुत ज़्यादा तवानाई तो सूरज ही हमें दे देता है। एंड इज़ यूज्ड इन सेवरल वेज। वन वे इज़ टू कलेक्ट इट इन सोलर सेल्स। तो सूरज की तवानाई को हासिल करने का एक तरीका तो है सोलर सेल्स। बेटे सोलर सेल्स होती हैं, ये जो आप कैलकुलेटर्स वगैरह यूज़ करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि कुछ कैलकुलेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो सनलाइट से चलते हैं।
यानी उसमें सेल्स डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो दरअसल सूरज की एनर्जी को यूज़ करके वो चल रहे होते हैं। उसके ऊपर वो ब्लैक सी स्क्रीन कभी आपने देखी होगी, दैट इज़ कॉल्ड सोलर सेल्स। सोलर पैनल ये आजकल आपकी चल रही है, ये ऊपर आप छत पे सोलर पैनल जिनको प्लेट्स कहते हैं, सोलर पैनल्स लग जाते हैं। कलेक्ट्स हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि वो सन से हीट को कलेक्ट करता है, एंड यूजेस टू हीट वाटर। द स्टीम फ्रॉम द वाटर इज यूज टू टर्न अ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये वही बेटा आप जो हाइडल पावर में पढ़ के आए हैं कि जिस तरह से मतलब वो पहले पानी को गर्म किया जाता है, फिर उससे टरबाइन चल जाता है, टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। सोलर सेल्स कैन पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड इवन मोटर कार्स। तो सोलर सेल के जरिए तो आप इवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी चला सकते हो, इवन गाड़ियां भी चला सकते हो। ये भी आजकल आपने काफ़ी देखा होगा कि आजकल इस तरह की बाइक्स एंड गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके अंदर पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। Pakistan, being a country of the subtropical region, has an abundance of the sunlight all over the country throughout the year. Even the shortest day of the year in Pakistan is about 9.5 hours. पाकिस्तान बेटे लकीली दुनिया के ऐसे रीजन में है कि यहाँ पे सूरज बहुत आबोताब से पाकिस्तान में चमकता है। इवन जो पाकिस्तान के अंदर जो शॉर्टेस्ट डे है, यानी कोई ऐसा दिन जो भरपूर सर्दी में हो, उस दिन भी 9.5 आवर्स सूरज निकलता है। 9.5, क्योंकि 24 आवर्स का पूरा दिन होता है। तो अगर ऐसा मुल्क अल्लाह ने हमें किस्मत से दे दिया है, तो फिर तो यहाँ पे सोलर एनर्जी को बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एट रिमोट प्लेसेस। तो दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस को लेके जाना मुश्किल है, तो वहाँ पे आप सोलर प्लेट्स वगैरह के ज़रिए लगा के वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर वाटर हीटिंग, वाटर पंपिंग एंड फॉर कुकिंग पर्पस उस लाइट को यूज़ किया जा सकता है। दिस मीन ऑफ द एनर्जी इज सेफ, पोल्यूशन फ्री। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो आमतौर पे पोल्यूशन फ्री भी है, बहुत सेफ भी है, यानी एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होते। एफिशिएंट एंड लिमिटलेस इन सप्लाई, और जितनी मर्जी आप इसको बनाते रहो, आज आप यूज़ कर लोगे, कल सूरज निकलेगा फिर बन जाएगी। बट इज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। एंड हैज़ ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन implication. This method is non-functional if weather is unsuitable. हाँ, इसका सिर्फ एक ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि अगर कोई फेवरेबल वेदर आ गया, जैसे आमतौर पे होता है ना, फॉगी डेज आती हैं जब विंटर आती है, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं बहुत धुंध सी रहती है या क्लाउडी रहता है, सूरज ही नज़र नहीं आता। हाँ, उन दिनों में लाइट डेफिनेटली नहीं बनेगी। यानी अगर कोई एरिया इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उन दिनों में उसको ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, एनर्जी विल नॉट बी अवेलेबल। ओके बेटे, लास्ट आप इसमें पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ विंड एनर्जी। This is cheapest and oldest source of the energy, but now is equipped with new technological and becoming popular in coastal areas where frequent one-way air is available to turn the blade of the windmill fan to generate electricity. एनर्जी तो बेटी आपने आमतौर पे देखा होगा मूवीज़ वगैरह में बड़े बड़े से पोल लगे होते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं जो इस तरह घूम रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विंड मिल। तो क्या होता है, ये आमतौर पे ना कोस्टल एरियाज़ यानी साहिल, समंदर के करीब वाले जो इलाके हैं वहाँ पे आमतौर पे लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वन वे एयर चलती है, या तो ज़मीन से समंदर की तरफ या फिर समंदर से ज़मीन की तरफ, यानी ये सिर्फ वन वे होती है, दोनों में से एक चल रही होती है। एंड जब ये एक एयर इस तरह की वन डायरेक्शन एयर इज मूविंग, तो वो फिर ब्लेड्स को मूव करवाती है, उसकी वजह से नीचे उसका टरबाइन लगा होता है, वो टरबाइन मूव करता है, टरबाइन जो है वो जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है, और फिर जनरेटर से आगे जो है आगे ग्रिड स्टेशंस वगैरह और ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए ये लाइट आगे जाती है। Therefore, an American company will install 2 wind power stations in the coastal areas of the Sindh and Balochistan with the production capacity of 50 and 160 megawatt. तो अमेरिकन कंपनीज ने हमारे सिंध और बलूचिस्तान के अंदर 2 ये पावर स्टेशंस लगा के दिए जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी इनके ज़रिए बन रही है। Our coastal areas of the Sindh and Balochistan have sufficient potential for the windmill production of the energy, and government of Pakistan has planned to benefit the coastal areas fishermen population and uplift their economic and social life. तो बेटे पाकिस्तान के अंदर जो समंदर है, समंदर वो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर है, तो वहाँ पे पाकिस्तान अब प्लान कर रहा है कि जी वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड वहाँ पे हम लगा देते हैं। उससे क्या होगा कि उस एरिया के जो फिशरमैन होंगे, क्योंकि समंदर के करीब तो आमतौर पे फिशरमैन रहते हैं, तो उनकी ज़रा ज़िंदगी अपलिफ्ट हो जाएगी। बट दैट इज़ प्लानिंग, अल्लाह करे हो जाए, एंड आई होप सो।
मोर रीन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स शुड बी डेवलप्ड इन पाकिस्तान बिकॉज बेटे ये जितने भी आपने अभी सोर्सेज ऊपर पढ़ के आए हो ये नॉन रीन्यूएबल हैं, यानी बायोगैस, ये देखें ना आज आपने गोबर वगैरह से या जो प्लांट वेस्टेज वगैरह से आपने अगर एनर्जी बनाई है तो कल और गोबर मिल जाएगा एंड प्लांट वेस्ट मिल जाएगा, यानी ये रीन्यूएबल है। इस तरह से आपने सोलर एनर्जी की बात की और अब आपने विंड पावर को डिस्कस की है। ये तीनों ही रिसोर्सेज जो है बेटे रीन्यूएबल हैं, ये बार बार यानी दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीजनरेटेड, ये उसकी डेफिनेशन है। तो ये अब पाकिस्तान में और लगने चाहिए, उसके रीजंस क्या हैं? ये भी छोटा सा क्वेश्चन 2-3 नंबर का पेपर में आ जाता है कि इसके रीजन बताएं क्यों लगने चाहिए। तो पहले रीजन है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स विल इंक्रीज, लासी बात है, ये लगेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, सस्ती बिजली अवेलेबल हो जाएगी, दिस इज़ वन रीज़न। नंबर 2, मोर इंडस्ट्रियल सेटअप्स, नए नए और कारखाने लगेंगे। नंबर 3, टू यूज़ मोर वाटर एंड अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, यानी आप पानी को ज़्यादा यूज़ करोगे, पानी ज़्यादा यूज़ हो गया तो जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी नहीं होगी इलाकों के अंदर। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, फिर जो हमारे फॉसिल फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं यानी कोयला, लकड़ी, ऑयल वगैरह, उसको हम कम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज़ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द कोल, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो कोल है वो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इस वजह से भी ये लगने चाहिए। नेक्स्ट, टू सेव नेचुरल गैस एंड ऑयल, फिर गैस और ऑयल भी हमारा सेव हो जाएगा, अगर हम इनके ज़रिए ज़्यादा बिजली बनाना शुरू कर दें तो इनके ऊपर ज़्यादा लोड कम हो जाएगा। सो दीज आर सम रीजंस।